नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दोपहर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक अफरा तफरी मच गई जब एयर इंडिया SATS कंपनी की एक बस में अचानक आग लग गई। ये बस विमान से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। गनीमत रही कि उस वक्त बस में कोई यात्री नहीं था। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर कुछ ही मिनटों में आग बुझा दी। वीडियो में बस पूरी तरह जलती हुई दिख रही थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से जारी रहा। इसी दिन हरियाणा के नूंह जिले से एक और खबर आई। यहाँ की CIA तावड़ू टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो अपने घर से नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित खांसी की सिरप बेचता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि पुन्हाना इलाके के लुहिंगा कलां गांव में रहने वाला साहुन खान अपने घर से सिरप बेच रहा है। जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से 6 कट्टों में भरी कुल 1300 बोतलें बरामद हुई। अब उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। इस बीच मोबाइल यूज करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब अगर किसी अनजान नंबर से आपको कॉल आएगी तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर उस नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा ट्राई और दूरसंचार विभाग ने शुरू की है ताकि फर्जी कॉल, स्पैम और ठगी के मामलों पर रोक लगाई जा सके। जो नाम दिखेगा वह वही होगा जो उस व्यक्ति ने सिम कार्ड लेते समय अपने पहचान पत्र में लिखा था। यह एक डिफॉल्ट सुविधा होगी, यानी अपने आप चालू रहेगी, लेकिन अगर कोई यूजर चाहे तो इसे बंद भी कर सकता है। उधर दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए की जा रही कृत्रिम बारिश की कोशिशें अभी सफल नहीं हो पाई हैं। IIT कानपुर की टीम ने मंगलवार को क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया, मगर बादलों में पर्याप्त नमी नहीं होने की वजह से बारिश नहीं हो सकी। फिलहाल यह प्रक्रिया रोक दी गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन बारिश कराने के लिए मौसम का अनुकूल होना बहुत जरूरी होता है। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को एक बड़ा फैसला भी आया। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। अब यह आयोग अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिशें देगा और उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो जाएगा। इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारकों को फायदा पहुंचेगा। आयोग की चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई होंगी, जबकि IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे। माना जा रहा है कि कर्मचारियों को 17 से 18 महीनों का एरियर भी मिलेगा, जो या तो एक मुश्त या किस्तों में दिया जा सकता है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने राजधानी में चलने वाली ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सेवाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब सभी कैब ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया है कि वे परिवहन विभाग से सभी रजिस्टर्ड कैबों का डेटा लेकर ड्राइवरों की पृष्ठभूमि जांचें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कैब चालकों से जुड़ी आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इस कदम से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर नोएडा के पास यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एक नई पहल की तैयारी चल रही है। यहाँ जल्द ही हाइड्रोजन बसें दौड़ेंगी। यह देश का दूसरा शहर होगा लेह लद्दाख के बाद जहाँ ऐसी बसें चलेंगी। इन बसों से धुआं या प्रदूषण नहीं, बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकलेगी। NTPC और यमुना प्राधिकरण मिलकर यह 3 साल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शुरू में 4 लग्जरी ऐसी बसें चलाई जाएंगी जो एक बार हाइड्रोजन भरने पर करीब 600 किलोमीटर तक चल सकेंगी। बसों की मरम्मत और ईंधन भरने की जिम्मेदारी NTPC की होगी, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर यमुना प्राधिकरण मुहैया कराएगा। वहीं स्वास्थ्य के मोर्चे पर चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 28 दिनों में 101 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या 258 हो गई है। मलेरिया विभाग की टीमें घर घर जाकर जांच कर रही हैं और जिन घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा मिला वहां तुरंत उसे नष्ट किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अगर 3 दिन तक बुखार न उतरे तो तुरंत डेंगू की जांच कराएं और रात में मच्छरदानी लगाकर सोएं। साथ ही फुल स्लीव के कपड़े पहनें ताकि मच्छर काट न सकें। दिल्ली में आने वाली गाड़ियों को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब 1 नवंबर से दिल्ली में बाहर की रजिस्टर्ड और BS6 मानकों का पालन न करने वाली किसी भी कॉमर्शियल गुड्स गाड़ी को एंट्री नहीं दी जाएगी। यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने लिया है, क्योंकि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। BS6 गाड़ियां पुराने मॉडल की गाड़ियों के मुकाबले बहुत कम धुआं छोड़ती हैं, जिससे हवा साफ रहती है। फिलहाल दिल्ली परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि BS6 गाड़ियों को
को 31 अक्टूबर 2026 तक एंट्री की अनुमति दी जाएगी, ताकि ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अपनी पुरानी गाड़ियों को नए मॉडल में बदलने का पर्याप्त समय मिल सके। इसी बीच सोना चांदी के दामों में अचानक गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना अब 3034 रुपए सस्ता होकर 1,18,043 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी भी 3,135 रुपए गिरकर 1,41,896 रुपए प्रति किलो हो गई। पिछले 8 दिनों में सोना 11,500 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ है। 19 अक्टूबर को सोने की कीमत अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 1,29,584 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कीमतें टैक्स और मेकिंग चार्ज के बिना की हैं, इसलिए दुकानों में असली रेट थोड़े अलग हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में सुबह हल्की धुंध और ठंडी हवा के साथ शुरू हुई। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में इस समय पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया। हवा में नमी भी ज्यादा रही। दिन भर आर्द्रता 63 से 91% के बीच रही। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में सुबह के समय धुंध और स्मॉग बढ़ सकता है और तापमान और नीचे जा सकता है। राजनीतिक मोर्चे पर दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान 30 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 10 नवंबर तय की गई है, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। इन 12 सीटों में से 5 महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। जानकारों के मुताबिक ये उपचुनाव दिल्ली की तीनों बड़ी पार्टियों आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के लिए अहम रहेंगे, क्योंकि इनके नतीजे एमसीडी में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। गुरुग्राम में नगर निगम ने शहरवासियों के लिए नया नोटिस जारी किया है। अब सेक्टर 1 से 57 तक के सभी इलाकों में पानी और सीवरेज के बिल 5% तक बढ़ जाएंगे। ये बढ़ोतरी हर साल लागू होनी थी, लेकिन 2020 के बाद से निगम ने इसे लागू नहीं किया था। अब निगम न केवल नई दरें लागू करेगा, बल्कि 2020 से 2025 तक का बकाया भी उसी हिसाब से वसूलेगा। यानी लोगों के पानी के बिलों में अब सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रख रखाव और जल आपूर्ति की बढ़ती लागत को पूरा किया जा सके। उधर गाजियाबाद जिले में हरनंदी नदी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए प्रशासन ने खास योजना शुरू की है। नदी किनारे बसे 18 गांवों में अब नालों पर सिल्ट कैचर और फिल्टर चैम्बर बनाए जा रहे हैं, ताकि नालों का कूड़ा नदी में न पहुंचे। इसके साथ ही अगले मानसून में नदी किनारे पौधारोपण भी किया जाएगा, ताकि हरियाली बढ़े। जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नदी में गंदगी कम हो और पानी की गुणवत्ता बेहतर हो सके। अब बैंकिंग से जुड़ी खबर पर नजर डालें तो नवंबर महीने में कुल 11 दिन बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक इसमें 5 रविवार, 2 शनिवार और बाकी छुट्टियां अलग अलग राज्यों के त्योहारों को लेकर होंगी। हालांकि इन छुट्टियों का असर ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या एटीएम सेवाओं पर नहीं पड़ेगा। इसी तरह शेयर बाजार भी नवंबर में 11 दिन बंद रहेगा, जिनमें 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती की छुट्टी शामिल है। शिक्षा से जुड़ी एक राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह सहायक शिक्षक प्राथमिक पदों के लिए भर्ती में उम्र सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों के आवेदन भी स्वीकार करे। यह फैसला 45 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया है। कैट ने कहा कि चूंकि दिल्ली में 2021 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है, इसलिए जो उम्मीदवार इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब डीएसएसई और शिक्षा निदेशालय को इन सभी उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करने होंगे, चाहे वे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। दिल्ली में बहुत बड़े बदलाव और नई पहल हो रही हैं। सबसे पहले डीडीए ने नेरला में 61 एकड़ जमीन पर एक बड़ी शिक्षा सिटी बनाने का प्लान बनाया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ घर या दुकानें नहीं होंगी, बल्कि वहां स्कूल, कॉलेज, रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और नए नए इनोवेशन हब होंगे। यानी छात्र वहां सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि नई तकनीक और डिजिटल चीजों को सीखेंगे। इस शिक्षा सिटी को 55 साल की लीज पर बड़ी संस्थाओं को दिया जाएगा। इसका मकसद दिल्ली को दुनिया के बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक बनाना है।
उधर नोएडा में बुधवार को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। किसानों के प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट डायवर्ट किए हैं ताकि जाम न लगे। सेक्टर 15 गोल चक्कर से लेकर सेक्टर 6 चौकी और संदीप पेपर मिल से हरौला चौक तक वाहनों की आवाजाही पर असर रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करें और अगर डीएनडी या एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बढ़े तो चिल्ला बॉर्डर की ओर रास्ता चुनें। बुधवार को नोएडा में दिन भर ट्रैफिक का असर देखने को मिल सकता है। हरियाणा के अंबाला से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया। उन्होंने भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर यह उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रपति करीब 20 मिनट तक विमान में रहीं और इसे ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया, जो वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। उड़ान से पहले राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर एयरफोर्स प्रमुख अमरप्रीत सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मंत्री अनिल विज मौजूद थे। ये उड़ान केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि महिलाओं की बढ़ती भूमिका और साहस का संदेश भी थी। इससे पहले 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सुखोई विमान में उड़ान भरी थी और अब मुर्मू ने राफेल उड़ाकर इतिहास को आगे बढ़ाया। इस बीच छठ महापर्व के बाद दिल्ली सरकार ने यमुना घाटों की सफाई पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद झाड़ू उठाकर वासुदेव घाट की सफाई की और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि त्योहार तभी पूरे होते हैं जब उनके बाद शहर भी साफ सुथरा रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि सफाई को केवल एक दिन का काम न समझें, बल्कि इसे रोजमर्रा की आदत बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर बड़े पर्व के बाद सफाई अभियान चलाती है ताकि दिल्ली की सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे। इस मौके पर मंत्री कपिल मिश्रा और कई अधिकारी भी मौजूद रहे।